हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसीलिए आज हम शुरू करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का यूनिट सेकंड। तो आज हम यूनिट सेकंड शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर, नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो इसके जैसे पिछली वाली जो यूनिट थी, यूनिट 1, जो मैंने आपको यूनिट 1 पढ़ाई थी, उसके 4 पार्ट हो गए थे। 4 पार्ट्स वर देयर फॉर द यूनिट 1 एंड आई बिलीव कि वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको डिटेल में पढ़ाऊँ। बट गाइज, इस बारी यूनिट के सिर्फ 2 ही पार्ट होने वाले हैं, सो डोंट वरी, हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो चलो, बातें बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है? तो जो भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो तुम्हें पता होगा, जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, उनको समझना कि कैसे इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन ये सेलेक्ट करता है कि क्या उसे सामान खरीदना है, किस टाइम पे खरीदना है, कौन सा सामान खरीदना है, कौन सी सर्विस लेनी है जो उसकी नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे। इस चीज़ को समझना, मतलब क्या फैक्टर्स रहेंगे जिसके बेसिस पे कंज्यूमर कोई भी सामान बाय करेगा। ठीक है, क्या फैक्टर्स के बेसिस पे सामान बाय करेगा, दैट इज टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, हम ये देखते हैं कि क्या कंज्यूमर परचेस करने वाला है, परचेस करने वाला है तो फिर क्यों परचेस करने वाला है, और कब परचेस करेगा, और कहाँ से परचेस करेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो हम ढूंढते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या सारे रीज़न है कि हमें कंज्यूमर बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। क्या रीज़न है? सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड एंड वांट। कंज्यूमर बिहेवियर को अगर हम समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। देखो, बिजनेस को ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या है, उसे किस चीज़ की डिज़ायर है, क्या चीज़ उसे मोटिवेट करेगी, क्योंकि फिर वही चीज़ वो मैन्युफैक्चर करेगा और लेटर ऑन वही चीज़ वो सेल कर पाएगा एट द प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए बिजनेस को ज़रूरी है कि वो कंज्यूमर की नीड एंड वांट को समझे। जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने लिया है, एप्पल कंज्यूमर के प्रीफरेंस को बहुत अच्छे से समझता है, पढ़ता है, तभी उस हिसाब से वो डिज़ाइन बनाता है। तभी तो अभी 17 आई गेस लॉन्च हुआ है, आईफोन 17, और देखो कितने सारे लोग एकदम परचेस करने के लिए तैयार बैठे कि बस आईफोन 17 हम परचेस कर लें। आई गेस आप लोगों में से भी कई सारे परचेस करने वाले होंगे, तो इसलिए समझना ज़रूरी है। सेकेंड रीज़न आता है इफेक्टिव प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसका डिज़ाइन अच्छे से कैसे करोगे। तो प्रोडक्ट को ढंग से डिज़ाइन करने के लिए, उसके फीचर, पैकेजिंग, ब्रांडिंग को ढंग से डिज़ाइन करने के लिए हमें कंज्यूमर बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। जैसे कि मैगी ने समझा कि इंडिया जो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई है, मैगी ने ये चीज़ समझ ली। अब इसीलिए उसने मल्टीपल फ्लेवर्स जो हैं मैगी ने लॉन्च किए अक्रॉस द इंडिया इन द डिफरेंट रीजन, स्टेट। जैसे कि मैं लूँ तो कहीं पे बहुत ही चिली फ्लेवर बहुत ज़्यादा प्रीफर करा जाता है, तो कहीं पे बहुत नम का प्रीफर किया जाता है। तो मैगी के इतने सारे डिफरेंसेस आ गए कि अब सबको मैगी पसंद आ रही है। ठीक है, तीसरा रीज़न है बेटर मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। कंज्यूमर बिहेवियर को अगर हम ढंग से एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कैसे मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। अगर आप समझो कि सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का मतलब है पार्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी के बेसिस पे पार्टीशन करना मार्केट का, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। तो हम ढंग से उसे सेगमेंट कर पाएंगे, जैसे डेमोग्राफिक, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियर ट्रेट्स के बीच में। और उसी वजह से, मतलब अगर मैं ढंग से पार्टीशन कर पाऊंगी तो मैं ये भी फिर ढंग से सिलेक्ट कर पाऊंगी कि मेरे ऑडियंस कौन से हैं। जैसे कि मैंने अगर एज के बेसिस पे पार्टीशन कर लिया तो मैं अब ढंग से समझ सकती हूँ कि अगर मैं कोई टॉय बेच रही हूँ तो मेरे ऑडियंस क्या होंगे, 0 to 5 ईयर्स। ठीक है, 0 to 5 ईयर्स के जो बच्चे होंगे वही होंगे। तो दैट इज बेटर मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। नेक्स्ट इज बिल्डिंग कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब अगर मैं बायर के बिहेवियर को ढंग से समझ पाऊंगी तो मैं पर्सनलाइज प्रमोशन कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मुझे टॉय का प्रमोशन करना है, ठीक है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, उसमें कार्टून यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो सेगमेंट है, टारगेट सेगमेंट है, दैट इज 0 to 5 ईयर्स। ठीक है, और बच्चों को कार्टून बहुत पसंद होता है, तो मैं पर्सनलाइज प्रमोशन कर सकती हूँ, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वैसे रख सकती हूँ, चैनल वैसे सेलेक्ट कर सकती हूँ
जिससे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा और लॉयलिटी भी बढ़ेगी। अब देख लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रहा है नेटफ्लिक्स का, आप इसे पढ़ लेना। देन आता है प्रिडिक्ट द फ्यूचर बाइंग टाइम। अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को ढंग से एंटिसिपेट कर पाए कि फ्यूचर में क्या होगा, प्रिडिक्ट कर पाए ढंग से, अगर हम प्रिडिक्ट कर पाए तो हम फ्यूचर में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का शिफ्ट हुआ है कोविड के बाद से, कई सारे लोगों ने इसे प्रिडिक्ट कर लिया होगा, जैसे ब्लिंकिट, ठीक है, ब्लिंकिट वगैरह पहले तो इतना नहीं चलता था, बाद में इतना चला है ज़ेप्टो वगैरह ने, तभी वो आज इतनी अच्छी कमाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब हम आ जाते हैं स्टेज इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। मैंने अभी तक ये आपको बताया कि कंज्यूमर बिहेवियर को समझना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि डिसीजन प्रोसेस का जब कोई भी क्या, आपका एग्जांपल ले लेते हैं, जब आप लोग चिप्स खरीदने जाते हो, ठीक है, तो क्या क्या स्टेजेस होती हैं जिनको आप क्रॉस करते हो और अल्टीमेटली एक चिप्स का पैकेट खरीद के लेके आते हो और दुकानदार को 20 रुपये देकर आते हो, ठीक है। तो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस का मतलब है कौन से सीरीज ऑफ स्टेप कंज्यूमर गो थ्रू करता है बिफोर परचेसिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विस। और इन स्टेज को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि मार्केटर ये समझ पाए कि अभी कंज्यूमर कौन सी स्टेज में है और उसे क्या भी करना चाहिए कि अल्टीमेटली बाइंग हो जाए, सामान की बाइंग हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला आता है प्रॉब्लम या नीड रिकॉग्नाइजेशन। बाइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जब कंज्यूमर अपनी नीड या प्रॉब्लम को समझता है कि क्या उसे चाहिए। अब ये नीड ना कैसे भी हो सकती है, इंटरनल स्टिमुलेट भी हो सकती है, एक्सटर्नल स्टिमुलेट भी हो सकती है। जैसे कि अगर मेरे पास बैठ के कोई बर्गर खा रहा है, ठीक है, तो दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलेट कि मुझे भी उसे देख के बर्गर खाने का मन कर गया। लेकिन अगर मुझे खुद से क्रेविंग हो रही है बर्गर की, तो दैट इज इंटरनल स्टिमुलेट, ठीक है, समझ आई चीज़ें। और जो मार्केटर है वो क्या करता है, एक्सटर्नल स्टिमुलेट क्रिएट करता है। जैसे कि मान लो मैं इंस्टा चला रही हूँ, ठीक है, वैसे मैं ज़्यादा चलाती नहीं हूँ, मान लो मैं इंस्टा चला रही हूँ, इंस्टा चलाते हुए मैंने किसका हाँ पिज़्ज़ा का ऐड देख लिया। कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, गाइस कंट्रोल, पढ़ लो पहले वीडियो पूरी, ठीक है। इंस्टा चलाते हुए मैंने पिज़्ज़ा का ऐड देख लिया, प्रमोशन वो लोग कर रहे हैं और मेरी फीलिंग्स ट्रिगर हो गई एंड आई वांट कि अब तो मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलेट जो पिज़्ज़ा वाली ब्रांड में मेरे लिए क्रिएट कर दिया है एंड नाउ आई वांट टू परचेस दैट थिंग। तो ठीक है, तो ऐसे होता है। देन आता है इन्फॉर्मेशन सर्च। अब देख लो मेरे को पिज़्ज़ा का मन कर गया, अब मैं क्या करूँगी, उसकी इन्फॉर्मेशन सर्च करूँगी। कैसे, मान लो मैंने ज़ोमैटो खोल लिया, अब मैं वहाँ पे देख रही हूँ कि मैं कहाँ से पिज़्ज़ा खरीद सकती हूँ ज़ोमैटो से, कौन सी ब्रांड देखूँ, डोमिनोज देखूँ, लैपिनोज देखूँ, क्या देखूँ, ठीक है। तो दिस इज इन्फॉर्मेशन सर्च स्ट्रेट, ठीक है। और ये इंटरनल सर्च भी हो सकता है, एक्सटर्नल सर्च भी। मतलब मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मान लो मैंने पिछली बार डोमिनोज से मंगाया था तो मैंने फिर से वही खोल लिया डोमिनोज। या फिर एक्सटर्नल सर्च, मान लो कि मेरी फ्रेंड है, मैंने उसको पूछा कि यार कहाँ से मंगाऊँ पिज़्ज़ा, कहाँ से बेटर रहेगा, उसने मुझे बोला कि तू लैपिनोज से मंगा ले, वो अच्छा रहता है। तो दैट इज एक्सटर्नल सर्च। देन आता है एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव। अब मैं देखूंगी कि यार मेरे को डोमिनोज पे अच्छा लग रहा है और मेरी फ्रेंड ने लैपिनोज भी बोला है, तो मैं कहाँ से लूँ। तो अब मैं क्या देखूंगी, फीचर्स, क्वालिटी, प्राइस, वैल्यू क्या है। मतलब मान लो डोमिनोज वाला मेरा जो आ रहा है वो 199 का आ रहा है, लैपिनोज वाला और कम का आ रहा है, 150 का आ गया, या फिर मुझे कोई डिस्काउंट वगैरह मिल गया, तो मैं उस चीज़ के लिए चली जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केटर क्या यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, अपना प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करके दिखाते हैं। प्रमोशंस की वजह से मार्केटर्स यहाँ पे इस वाली स्टेज पे स्टैंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है परचेस डिसीजन। अब फाइनली वो समय आ गया जब मैं अपना पिज़्ज़ा खरीदने जा रही हूँ। मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड को चूज़ करके पैसे पे करूँगी और अपना सामान खरीद लूँगी। अब परचेज इंटेंशन ना कैसे भी हो सकती है, जैसे पीयर प्रेशर्स या फिर फैमिली ओपिनियन भी हो सकता है। फैमिली ओपिनियन, पीयर प्रेशर्स क्या, मान लो वैसे बॉयज़ में होता है ये ज़्यादा कि नहीं भाई तो पिज़्ज़ा जो है वो तो डोमिनोज का ही आएगा। हम मान लो तुम्हारा मन भी कर रहा है कि नहीं मुझे तो लैपिनोज ही खाना है, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने कह दिया कि डोमिनोज का आएगा, तो तुम यारी दोस्ती में कि चलो भाई डोमिनोज का ही आएगा। तो ये क्या है, दैट इज पीयर प्रेशर, ठीक है। या फिर कोई सिचुएशनल फैक्टर भी हो सकता है कि तुम डोमिनोज देख रहे हो, लैपिनोज देख रहे हो, लैपिनोज वालों ने तुम्हें दे दिया डिस्काउंट, ठीक है। तुमने अपने दोस्तों को बताया कि भाई डिस्काउंट मिल रहा है एंड दे वाज लाइक ठीक है तो फिर लैपिनोज ही खा लेते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है। तो दैट इज अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन फैक्टर। देन पोस्ट परचेसिंग बिहेवियर। अब पिज़्ज़ा तो खा लिया,
अब तुम्हारे जो है रिव्यूज़ निकलेंगे कि क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन मीट हुई, कैसा तुम्हें चाहिए था, क्या वैसा ही मिला। अगर तुम सेटिस्फाई हो तो तुम रीपर्चेस करोगे, यू बिकम अ लॉयल कस्टमर। बट इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई, यू आर डिससेटिस्फाइड, तो अगली बार से अगर कोई भी लैपिनोज या डोमिनोज का पिज़्ज़ा मंगा रहा होगा तो तुमसे बोलोगे नहीं 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 ये वाला मत मंगाइए, ये वाला फ्लेवर मत मंगा। दैट इज़ नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। मैंने पूरा पिज़्ज़ा के एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है कि कैसे पूरा प्रोसेस चलता है, एंड मैंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस हाईलाइट भी कर दिया, तो आप इसे देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपका कुछ भी सामान परचेस करने के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो देखते हैं। अभी जो कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन होता है ना, ये इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। अब मार्केट ना सारे ही फैक्टर्स को पढ़ता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, और उसी हिसाब से वो देखता है कि कंज्यूमर क्या बाय करेगा, कब बाय करेगा और कैसे बाय करेगा। सो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है कल्चर फैक्टर। अब कल्चर तो तुम सबको पता ही है, आजकल कल्चर पे तो बहुत बातें होती हैं, है ना। तो कल्चर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर का सबसे डीपेस्ट इन्फ्लुएंस कल्चर का ही होता है, बिकॉज ये आपकी वैल्यूज़ को, आपके परसेप्शन को, लाइफ स्टाइल को, थिंकिंग स्टाइल तक को शेप करता है। अब कल्चर के अंदर क्या आता है, जो आपने वैल्यूज़ अपनी फैमिली से ली हैं और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे कलेक्ट करी है, अपने टीचर्स से ली है, वो आपकी सारी वैल्यूज़, आपकी कस्टम ट्रेडिशन सोसाइटी के, वो सब इसमें आते हैं कि क्या चीज़ को आप नेसेसरी समझते हो, एक्सेप्टेबल, या किसको लग्जरी। जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत से एग्जांपल लिखा है। इंडियन ज्वेलरी, तुमने देखा होगा कोई भी शादी हो इंडिया की तो वहाँ पे गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो मानी जाती है कि गोल्ड की ज्वेलरी वेडिंग के टाइम पे दी जाती है। भले ही इस टाइम पे जो डायमंड है, ठीक है, डायमंड महंगा आ रहा है गोल्ड से ऑफ कोर्स, लेकिन अभी भी प्रीफर किया जाता है गोल्ड, बिकॉज गोल्ड की रीसेलेबल वैल्यू भी है बट डायमंड की नहीं है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर कल्चर। देन सब कल्चर, सब कल्चर क्या होता है, स्मॉल ग्रुप जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, और सब कल्चर ज़्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि डिफरेंट फूड प्रीफरेंस नॉर्थ में अलग होती है, साउथ इंडिया में अलग होती है, इस तरीके से। देन आता है सोशल क्लास। सोशल क्लास मतलब अब हम ना क्या करते हैं, सोसाइटी को जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उन्हें, जो सोसाइटी के ग्रुप ऑफ पीपल हैं उन्हें इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिफरेंट डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उनका बाइंग पैटर्न भी वैसा ही होगा। जैसे कि मान लो चिंटू, हाँ भाई चिंटू नहीं आया काफ़ी देर से, अब चिंटू आ गया। तो मान लो चिंटू की जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। हाँ गाइस, चिंटू अच्छा था पढ़ने में और उसने पूरे लेक्चर्स कंप्लीट देखे, 1 करोड़ उसकी सैलरी हो गई। तो अब क्या लगता है चिंटू कहाँ से सामान खरीदेगा, लाइक उसे अगर एक कुछ भी कपड़ा खरीदना है, कोई भी क्लोथ खरीदना है तो वो ऑफकोर्स ब्रांडेड लेगा। बट यहीं पे मिंटू है, मिंटू की सैलरी जो है वो मंथली मान लो 10,000 है, ठीक है, 10,000 उसकी मंथली सैलरी है। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि क्या मिंटू ब्रांडेड कपड़े पहनेगा? ऑफकोर्स नॉट, उसकी पूरी सैलरी ही 10,000 है। तो इस तरीके से जो प्रीफरेंस है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू लाइक योर अपर क्लास कंज्यूमर या तुम्हारी इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है सोशल फैक्टर। सोशल इंटरैक्शन भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपके बाइंग बिहेवियर को। जैसे कि आपका रेफरेंस ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप मतलब आपका एटीट्यूड, ओपिनियन, चॉइस जो है, आप किनके साथ घूम रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे टीनेजर्स, लाइक तुम लोग जैसे स्टूडेंट्स हो, उनको ज़्यादा फर्क क्या पड़ता है कि मैं किस में अच्छा लग रहा हूँ, डजेंट मैटर, बट मेरे दोस्त क्या कपड़े पहन रहे हैं वो मैटर। जैसे बॉयज़ में मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, अगर तुम लोगों ने भी किया है तो बताना कमेंट सेक्शन में, कि शूज़ का बहुत क्रेज़ रहता है। तो वो ना देखते हैं कि यार मेरे फ्रेंड ने ये वाला शूज़ पहना, मैं भी इसी ब्रांड का शूज़ पहनूंगा। दिस इज़ व्हाट द रेफरेंस ग्रुप, किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करता है। गर्ल्स में ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, ठीक है, और भी चीज़ों का बहुत ऐसे क्रेज़ चलता है। देन फैमिली, प्राइमरी इन्फ्लुएंस तो तुम्हारा फैमिली का ही होता है कि तुम कैसे फैमिली से आ रहे हो, तुम्हारी परचेसिंग हैबिट उसी पे डिपेंड करती है। और यही चीज़ होती है, जैसे कि सबके घर में आई गेस 90% ऑफ द पीपल हैव टाटा सॉल्ट, कोलगेट। हम शॉप पे भी टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो हम टूथपेस्ट नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, कोलगेट दे दो, ठीक है। देन आते हैं रोल एंड स्टेटस। रोल एंड स्टेटस भी अफेक्ट करते हैं, लाइक तुम्हारी फैमिली या तुम्हारा प्रोफेशन कैसा है। मान लो अगर कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है तो वो क्या करेगा, फॉर्मल क्लोथ्स पहनेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मल क्लोथ्स ही प्रीफर किए जाते हैं कॉर्पोरेट में। देन वो प्रीमियम गैजेट खरीदेगा, ये सारी चीज़। बट अगर कोई डॉक्टर है तो वो इतना स्पेसिफिकली फॉर्मल क्लोथ्स नहीं खरीदेगा, वो शायद डॉक्टर इक्विपमेंट खरीदे, ठीक है, और मेडिसिन वगैरह शायद परचेस करें, वो सब। देन आता है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर मतलब
हर एक पर्सन अलग है, तुम्हें पता है ना, हर एक पर्सन अलग है, तो उसकी कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक भी होंगी जो उसको इन्फ्लुएंस करती होंगी। तो पर्सनल फैक्टर में वही आता है, जैसे कि एज एंड द लाइफ साइकिल। अब आप कौन से स्टेज में हो, अगर आप बच्चे हो तो आपको खिलौना चाहिए, अगर आप यंग अडल्ट हो तो आपको शायद जिम जाने के इक्विपमेंट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आईफोन 17 चाहिए, भूल कैसे सकती हूँ मैं, ठीक है। एंड जो एल्डर्स लोग हैं शायद उन्हें हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये एक फैक्टर होता है। देन आता है ऑक्यूपेशन। अगर कोई पर्सन डायरेक्ट मतलब जॉब कर रहा है तो उसकी जो जॉब है वो भी उसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि एक डॉक्टर जो है वो अपने ज़्यादा पैसे मेडिकल जर्नल पे अफेक्ट करता है। ये तो कहते भी है कि डॉक्टर ना बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। वाइल अगर कोई मैकेनिक है तो हो सकता है वो टूल्स में इन्वेस्ट करता हो ज़्यादा से ज़्यादा। देन इकोनॉमिक सिचुएशन, आपकी इनकम लेवल कितनी है, सेविंग कितनी है। अगर रिसेशन चल रहा है, रिसेशन समझते हो, डाउनफॉल चल रहा है इकोनॉमी का, तो कंज्यूमर क्या है, बेसिक गुड्स ही खरीदेंगे। लाइक कोविड-19 का एग्जाम्पल ले लो आप। कोविड-19 के टाइम पे जो लग्जरी गुड्स थी लाइक कार वगैरह, उनकी डिमांड नीचे चली गई थी और जो बेसिक गुड्स थे उनकी डिमांड ऊपर आ गई थी, ठीक है। तो लेकिन अगर बूम पीरियड चल रहा है, इकोनॉमी बहुत ही हाई पे चल रही है, तो उस टाइम पे लग्जरी आइटम की डिमांड बढ़ती है। देन लाइफ स्टाइल, कि आप अपना टाइम, अपना मनी कैसे इन्वेस्ट करते हो या किस तरीके से स्पेंड करते हो, वो भी चीज़ को दिखाते हैं। जैसे अगर कोई फिटनेस कॉन्शियस पर्सन है तो वो जिम मेंबरशिप में इन्वेस्ट करेगा, प्रोटीन सप्लीमेंट पिएगा, स्मार्ट वॉचेस यूज़ करेगा, बिकॉज स्मार्ट वॉचेस वो हार्ट रेट वगैरह सब बता देती है ना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो जिम जाते हैं और वो फिटनेस से, अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने लोग जो हैं वो इतना अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं या फिट हैं भी, ठीक है। देन आता है पर्सनालिटी एंड द सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, तो आप कैसी चीज़ें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो लाइट ब्राइट क्लोथिंग प्रीफर करते हैं, ठीक है। देन आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर इज ऑल अबाउट थ्योरी मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक मोटिवेशन हमने मैस्लो हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी 5 लेवल की, जो आई गेस मैंने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ा दी है। तो उसके अंदर हमने ये सारे फैक्टर्स पढ़े थे, साइकोलॉजिकल, सेटिस्फाई, हम ये सारी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं और ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती है। देन नेक्स्ट आता है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब पीपल किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं अपने बिलीव्स के हिसाब से। जैसे कि एक कंज्यूमर है, उसे प्रीमियम प्राइस अगर लग रहा है तो उसे ये लग रहा है कि अगर ये चीज़ महंगी है, मान लो कोई क्लोथ है, अगर वो 2000 का है तो किसी को ये लग रहा है कि 2000 का है बिकॉज इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन किसी को ये लग सकता है कि ये तो ओवर प्राइस है, लूट रहा है ये पर्सन मुझे, ठीक है। देन लर्निंग का मतलब तुम्हारी पास्ट एक्सपीरियंस। अब मान लो कि मैं अपनी पास की शॉप पे गई हूँ और उस शॉप वाले ने मुझे जो मैगी का पैकेट था 15 वाला पैकेट मुझे 17 रुपये का दे दिया, और मैं घर आई और मेरी मम्मी ने बोला कि तू तो महंगा ले आई, ये तो 15 का आना था, तू 17 का ले आई, ठीक है। तो क्या अगली बार मैं इस शॉप पे जाऊंगी? कतई भी नहीं भाई, दोबारा मम्मी से डांट थोड़ी सुननी है मैंने, तो मैं अब दूसरी शॉप पे जाऊंगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आई स्विच इट। देन आता है बिलीव एंड एटीट्यूड, कि मेरा लॉन्ग हेड ओपिनियन क्या है किसी प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में। जैसे कंज्यूमर जो है वो टबैको को अवॉइड करता है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इस पर हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसलिए वो नहीं उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है। तो ये उसके बिलीव या एटीट्यूड है टुवर्ड द प्रोडक्ट। नाउ वी आर डन विद दिस टॉपिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट तो वैसे बाकी के भी थे, ये और इम्पॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा है। कहीं सोचो कि बाकी का छोड़ देता है मैडम, बस यही पढ़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मैंने अभी ऊपर बताया था। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? पार्टीशन, पार्ट कर देना मार्केट के, ठीक है। अब इसे और डिटेल में पढ़ने वाला है। मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस है जहाँ पे एक ब्रॉड मार्केट को हम स्मॉलर लेकिन होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एज के बेसिस पे डिवाइडेशन किया। अब एज के बेसिस पे मैंने क्या किया, जो 0 to 5 ईयर्स के स्टूडेंट्स बोल रही हूँ, चिल्ड्रेन होंगे, उनको मैंने एक साथ रख लिया। 5 to 15 को एक साथ रख लिया। तो ये क्या कर रही हूँ मैं, होमोजीनियस ग्रुप के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, कि ये तो छोटे होंगे तो इन्हें टॉय वगैरह पसंद होंगे, ये बड़े होंगे इन्हें थोड़ा स्टडी मटेरियल वगैरह, बचपन में वो दिखाते हैं ना क्या होती है वो, ABCD की जो बुक होती है वो इनके लिए होगी, छोटे से बड़े से बच्चों को। तो लाइक होमोजीनियस ग्रुप, उनकी करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम उन्हें डिवाइड कर लेते हैं, जिनकी कुछ नीड जो है वो सिमिलर हो या करेक्टरिस्टिक सिमिलर हो, बिहेवियर सिमिलर हो,
ठीक है, क्योंकि अगर हम एक पूरा लार्ज मार्केट देखेंगे और फिर उसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम ना पूरे मार्केट की डिमांड ना तो फुलफिल कर पाएंगे ढंग से, ना ही अपनी जगह बना पाएंगे, इसलिए हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ डेफिनेशन जो है फ्लिपकार्टर ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, इसको पढ़ लेना और इसको याद कर लेना, लर्न इट, अच्छे से याद करके जाना। ये भी याद कर लेना कि फ्लिपकार्टर ने लिखी है और इसे एज इट इज़ लिख के आना है। ठीक है, देन आता है इंपॉर्टेंस क्या है सेगमेंटेशन की, हम सेगमेंटेशन क्यों करते हैं। पहली चीज़, हम कस्टमर को अच्छे से समझना चाहते हैं। अगर हम सेगमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कस्टमर की नीड क्या है, उसकी प्रीफरेंस क्या है डिफरेंट ग्रुप की। लाइक अगर मैं कहूँ तो ये जो यंग जनरेशन है, अभी मैंने ऊपर बताया कि यंग जनरेशन क्या है कि अपनी फिटनेस को लेके काफ़ी कंसर्न रहती है कि हम फिट रहें, अच्छी चीज़ रहें, तो दे माइट वांट कि फिटनेस इक्विपमेंट उन्हें चाहिए हो, या फिर ये जो यंग जनरेशन है इसे डिजिटल गैजेट चाहिए हो। ठीक है, डिजिटल इक्विपमेंट चाहिए हो, ये भी हो सकता है ना। तो अगर मैं अगर मैं ये नहीं मैं बाइफरकेट ही नहीं कर पा रही कि दिस आर यंग जनरेशन, दिस आर ऑल जनरेशन, तो मैं कैसे इनको ढंग से टारगेट कर पाऊंगी, कैसे इनकी नीड को फुलफिल कर पाऊंगी। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर इज नीडेड, इसीलिए हम सेगमेंटेशन करते हैं। देन एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। अब अगर मैं मार्केटिंग बजट ढंग से यूटिलाइज करना चाहती हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कौन से सेगमेंट पे फोकस करना है, और सेगमेंट ही नहीं होगा तो फोकस कैसे करूँगी, ऐसे ही बस पैसा लुटाती रहूँगी। ठीक है, देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर देखो, अगर हम अपना सेगमेंट पहले से डिसाइड करके बैठे हैं तो हम ना अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम नहीं डिसाइड करके बैठे तो बाकी के प्रोडक्ट की जैसे ही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा और हम स्टैंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटर प्रोडक्ट पोजिशनिंग। ईच सेगमेंट कैन बी टारगेटेड विद अ रिलेवेंट वैल्यू प्रपोर्शन। ठीक है, देन आता है इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर हमें कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना है तो हम उसे जो चाहिए, उसकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो अगर मान लो मैं ओल्ड एज को टारगेट कर रही हूँ, ऑफ कोर्स अगेन ओल्ड एज मतलब मैंने सेगमेंट कर लिया है, तो मैं फिर ये देख सकती हूँ कि मुझे हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए होंगे उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो फिर से अब मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो इम्प्रूव कर दिया, बिकॉज आई न्यू माई सेगमेंट, आई न्यू कि उनकी नीड क्या है और मैं उस हिसाब से उन्हें टारगेट कर रही हूँ। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देन बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अब किस बेसिस पे हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला है जोग्राफिक सेगमेंट। जोग्राफिक सेगमेंट का मतलब क्या है, देखो गाइस, यू आर ऑलरेडी इन सैम थर्ड। ठीक है, ऑलरेडी 1 साल तुम्हें हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत सारा कंटेंट इसमें दूँ कि मैं पूरी जी किताब आपको ऑफर कर दूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। मैं आपको बस चीज़ें समझा रही हूँ और पॉइंटर्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया रीजन, सिटी साइज, क्लाइमेट, चीज़ें थोड़ी आगे एक्सप्लेनेशन दे दी। एंड आई होप कि इतना पढ़ने के बाद, एक लाइन पढ़ने के बाद तुम अपना ढंग से समझ के एक पैराग्राफ इस चीज़ पर लिख के आ सकते हो। ठीक है, विद दिस होप आई एम जस्ट टीचिंग इट एंड गिविंग यू द नोट्स। ठीक है, तो इसे ढंग से समझना, क्योंकि रटना तो वैसे भी अब तुम्हें है नहीं, यू आर इन अ कॉलेज, कितना रट सकते हो, रट ही नहीं सकते, बहुत सारा सिलेबस है। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ज्योग्राफी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम मार्केट को डिवाइड करते हैं लोकेशन के बेसिस पे। लाइक रीजन कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, रीजन के बेसिस पे डिवाइड कर लेगा, या फिर सिटी साइज के बेसिस पे कि अर्बन एरिया, रूरल एरिया, मेट्रो एरिया। ठीक है, क्लाइमेट के बेसिस पे भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। बट अगर मैं नीचे किसकी, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो वहाँ पे गर्मी बहुत होती है। ठीक है, अगर मैं यूपी की बात करूँ तो वहाँ पे मौसम ऑलमोस्ट ठीक ठीक रहता है। ठीक है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना तो सर्दी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट के बेसिस पे भी बाइफरकेट कर सकते हैं। देन उसके अलावा हम कंट्री या इंटरनेशनल सेगमेंटेशन पे भी कर लेते हैं कि लोकल या ग्लोबल स्ट्रैटेजी। इसका एग्जांपल क्या है कि जो एसी मैन्युफैक्चर है वो हॉट रीजन को टारगेट करते हैं, लेकिन जो वुलन क्लोथ्स वाले हैं वो कोल्ड एरिया को टारगेट करते हैं। अब अगर बताओ मैं हॉट रीजन में जाके स्वेटर लेकर जाऊं तो क्या मेरे स्वेटर वहाँ बिकेंगे? तुम भी ये बोलोगे मैम कैसी बात कर रहे हो, गर्मी में कौन स्वेटर पहनेगा। जेठालाल पहनता है दोस्त, जेठालाल पहनता है, एपिसोड देखना। ठीक है, जेठालाल अलग है, मैंने आज ही वो एपिसोड देखा है। देन आता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हम जैसे पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक, आप इसे पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक से याद रख सकते हो।
population characteristics like age, gender, income, occupation, education level, family size and life cycle, इनके बेसिस पे हम जो है वो बाइफरकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं. जैसे एज मतलब चिल्ड्रन है, टीनेजर है, एडल्ट है, सीनियर सिटीजन है, जेंडर के मेल फीमेल यूनिसेक्स है, तो वैसे प्रोडक्ट हम करेंगे. एजुकेशन लेवल मतलब स्कूल में है, कॉलेज में है, पोस्ट ग्रेजुएशन है. जैसे स्कूल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होता है, पेंसिल बॉक्स. मुझे तो वही चाहिए होता था, मैं तो बड़ी खुश हो जाती थी मुझे कोई पेंसिल बॉक्स दे देता था. अब तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम्हें सिर्फ पेंसिल बॉक्स तो अब तुम तो यूज़ ही नहीं करते होंगे शायद पेंसिल अब ज़्यादा. अब तो क्या चाहिए होती है, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सब चाहिए होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. फैमिली साइज और लाइफ साइकिल भी अफेक्ट करती है. अगर कोई न्यूली वेड है तो उसे कुछ और ऐसे इक्विपमेंट चाहिए होंगे, कुछ और प्रोडक्ट चाहिए होगा. लेकिन अगर फैमिलीज विद चिल्ड्रन है तो उन्हें हो सकता है डाइपर चाहिए हो बच्चों के लिए. रिटायर्ड कपल हो तो उन्हें हो सकता है मेडिसिन चाहिए हो. ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि लग्जरी कार जो है वो हाई इनकम प्रोफेशनल्स को टारगेट करती है, वहीं पे बेबी प्रोडक्ट कंपनी जो है वो न्यू पेरेंट को टारगेट करती है. नाउ नेक्स्ट स्टेशन इज अबाउट लाइफ स्टाइल एंड द पर्सनैलिटी ट्रेट्स. जैसे कि कोई कैसा लाइफ स्टाइल जीता है. अभी मैंने बताया कि अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो वो फिटनेस पे ध्यान देगा, जिम इक्विपमेंट खरीदेगा और ऐसे ये तुम्हारे चटर मटर नहीं खाएगा. मैंने सुना है कि जिम वाले लोग जो हैं ये पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाते हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस कि वो अपने डाइट को लेके. ठीक है, वहीं अगर किसी का लग्जरी सीकिंग लाइफ स्टाइल है तो वो ब्रांड देखेगा. एडवेंचर लवर है तो वो वैसी चीज़ें खरीदेगा. अगर पर्सनालिटी एम्बिशियस है, इंट्रोवर्ट है, आउटगोइंग है तो उस हिसाब से चीज़ें खरीदी जाएंगी. जैसे नाइक जो है वो टारगेट करता है स्पोर्टी और फिटनेस फोकस लाइफ स्टाइल्स को, लेकिन एप्पल जो है वो क्रिएटिव और प्रीमियम सीकिंग कस्टमर्स को देखता है, जिनके पास मतलब जिन्हें बिल्कुल एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए हो, वो उनको टारगेट करता है. और इसीलिए वो उसका देखना होगा तुमने एप्पल की ना, कभी बैठ के प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पढ़ना, तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा. उसकी केस स्टडी पढ़ना अबाउट द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, तुम्हें समझ आएगा कि कितना मतलब उसने प्रीमियमली मार्केट में पेनिट्रेट किया है, कितने ढंग से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है. देन बिहेवियरल सेगमेंट मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है टुवर्ड अ प्रोडक्ट. फिटनेस आउट है, लाइक क्वालिटी प्राइस कन्वीनियंस और ड्यूरेबिलिटी देखता है. या फिर यूजेज रेट की कैसा, मतलब हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो कितने टाइम पे हमारा प्रोडक्ट यूज़ करता है, हैविली यूज़ करता है, बार बार हमारा ही प्रोडक्ट खरीदता है, कि कभी कभार का आ जाता है भूला भटका. या ब्रांड लॉयलिटी की कस्टमर भाई बहुत ही लॉयल है, कुछ भी हो जाए. इसी से मुझे एक एग्जाम्पल याद आया गाइज, बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स, ये दोनों के लिए है. तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ एंड देन आई कम टू नो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ लाइक योर जनरेशन्स और तुम्हारे एज वाले, वो अपने हेयर कटर को लेके या फिर जो जिस भी नाई के पास वो जाते हैं उनको लेके बहुत ही पर्टिकुलर है कि मैं इसी नाई से अपनी दाढ़ी बनवाता हूँ तो इसी से बनवाऊँगा. और मतलब बहुत लॉयल है. तो दिस इज़ व्हाट की देख रहे हो, लॉयलिटी देख रहे हो कस्टमर की. लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा है कि चलो कोई भी चलेगा, कोई भी मेरे बाल काट दो, दैट इज स्विचर और फर्स्ट टाइम बायर टाइप. देन परचेज ओकेशन, फेस्टिव पे, बर्थडे पे या डेली यूज़ में मेरा प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, दैट इज़. ठीक है, पर्सनल मत होना, मैंने बस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया है. ठीक है, देन आता है एग्जाम्पल, एयरलाइन ऑफर करता है लॉयलिटी प्रोग्राम जो फ्रिक्वेंटली फ्लाई करते हैं. टूथपेस्ट ब्रांड्स जो है उन्होंने सेगमेंट कर रखा है बेस्ड ऑन बेनिफिट. लाइक कोई टूथपेस्ट क्रीम करता है कि हम आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद कर देंगे, जैसे ही आप क्या कहते हैं दांत दिखाओगे टोर्च लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कुछ कहते हैं कि भाई आपके दांत मजबूत बनेंगे, स्ट्रॉन्ग टीथ, आप कुछ भी तोड़ सकते हो उससे, लोहा चबा जाओगे आप. देन एक कहते हैं कि कैविटी से प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, तो दे आर क्लेमिंग टू द डिफरेंट थिंग्स और उसके बेसिस पे उन्होंने सेगमेंट कर रखा है. देन आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव सेगमेंट. क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है कि इफेक्टिव सेगमेंट की, तो इसको तुम याद रखो एज, तो मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है ये. ठीक है, तो इसे तुम्हें ऐसे ही याद रखना है, अच्छे से याद रहेगा. पहला है मीजरेबल, कि आप जो साइज और परचेजिंग पावर है सेगमेंट की वो क्वांटिटी में मीजर कर सको. दूसरा एक्सेसिबल, मतलब आपका सेगमेंट जो है वो रीचेबल होना चाहिए थ्रू द कम्युनिकेशन. मान लो अगर आप किसी कैसे बोलूँ मैं उन्हें, वो क्या होते हैं जो आदिवासी लोगों को आप टारगेट करो, आप उन्हें कैसे कम्युनिकेट करोगे बताना ज़रा, नहीं कर सकते ना. तो दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल. प्रोडक्ट बना दिया, सब कुछ कर दिया, बट उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि तू उनके लिए प्रोडक्ट बनाए. ठीक है, देन सब्सटेंशियल, सेगमेंट शुड बी लार्ज एंड प्रॉफिटेबल इनफ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि
तुमने प्रोडक्ट तो बना लिया बट उससे प्रॉफिट नहीं आ रहा है और तुम हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट पे काम कर रहे हो, तो व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे तुम्हें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो, ठीक है। देन डिफरेंशिएबल, आप अपने प्रोडक्ट को अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजी की हेल्प से स्टैंड आउट करा सको कि अगर देखो 2 प्रोडक्ट हैं तो मेरा प्रोडक्ट जो है दूसरे वाले से अलग देख सके लोग, ठीक है, और वो मेरे प्रोडक्ट को ही परचेस करे। देन एक्शनेबल, एक्शनेबल मतलब कंपनी शुड बी एबल टू डिज़ाइन सूटेबल मार्केटिंग प्रोग्राम फॉर ईच सेगमेंट। देन आ जाता है हमारा स्टेप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। क्या क्या स्टेप है मार्केट सेगमेंटेशन में? सबसे पहले हमें टोटल मार्केट आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा पूरा मार्केट कितना है। उसके बाद हम उसे सेगमेंट करते हैं। सेगमेंट मैंने अभी पढ़ाया कैसे होता है, डेमोग्राफिक वगैरह के बेसिस पे। देन फिर हम ये देखते हैं कि मान लो मैंने सेगमेंट ले लिया है तो उसमें प्रॉफिट कितना है। हर सेगमेंट का ना हम प्रोफाइल एनालाइज करते हैं। लाइक मैंने सेगमेंटेशन करा है ज्योग्राफी के बेसिस पे, दैट इज़ नॉर्थ, ठीक है, साउथ, मैंने इनके बेसिस पे सेगमेंट किया है। नाउ आई विल गोइंग टू एनालाइज कि नॉर्थ से मुझे कितना प्रॉफिट आएगा, साउथ से कितना आ सकता है, मतलब कौन सा सेगमेंट मेरा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब मैं इनका एनालाइजेशन करूँगी, हर एक सेगमेंट का इवैल्यूएट करूँगी। देन फिर मैं सेलेक्ट करूँगी टारगेट मार्केट। लाइक मैंने नॉर्थ को सिलेक्ट किया एज माई टारगेट मार्केट कि मैं अपना प्रोडक्ट नॉर्थ में बेचूँगी। फिर मैं अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करूँगी, जैसे कि मान लो मेरा नॉर्थ में सर्दी रहती है, ठीक है, मैंने नॉर्थ वाला एरिया और विंटर्स टाइम को कर दिया, तो मैंने ना स्वेटर बेचना है, जैकेट ले लेते हैं, चलो मैंने जैकेट बेचनी है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने इसको अलग से पोजीशन करने के लिए बोल दिया कि मेरी जो जैकेट है ना गाइज, उसे ज़्यादा धुलना नहीं पड़ता, मतलब वो बहुत जल्दी धुलने में बहुत आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, जल्दी सूख जाती है, ड्राई जल्दी हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर दिया। सो दीज आर द स्टेप्स, ओके। और मैंने ये डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे डिपिक्ट किया है, तुम देख सकते हो। टोटल मार्केट, देन सेगमेंटेशन वेरिएबल, क्रिएट कंज्यूमर सेगमेंट, टारगेट, सेलेक्ट टारगेट मार्केट एंड देन प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड मार्केट मिक्स, ठीक है। तो अब तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कंज्यूमर बिहेवियर मैंने पढ़ा दिया है। उसके अलावा मैंने आपको कंज्यूमर बिहेवियर में सब कुछ मैं कवर कर रही हूँ, लाइक नीड, वांट्स, कैसे, सब कुछ। उसके अलावा मैंने सेगमेंटेशन पढ़ा दिया है और इस सेगमेंटेशन में मैंने पूरा टॉपिक कवर करा दिया है, लाइक बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, क्या पूरा प्रोसेस होता है मार्केट सेलेक्ट करने का, वो सब, ठीक है। इसके बाद आपका जो टॉपिक मैं अगली वीडियो में कवर कराऊंगी दैट इज टारगेटिंग, ओके। और इसके बाद भी लाइक आई गेस टारगेटिंग इज द लास्ट टॉपिक, और अगर इसके बाद भी कोई और टॉपिक बचा है तो वो भी अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। टारगेटिंग स्ट्रैटेजी जैसे आप देख रहे हो यही सब बचा है, तो ये सब आपकी अगली वीडियो में कवर हो जाएगा। और इस वीडियो के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि अगर कहीं पे कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट करके बता देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू।